मैं डॉक्टर हेमलता काटे, हिंदी विभाग, बाला साहेब देसाई कॉलेज, पाटन। आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है हिंदी ज्ञान मंच। इस ज्ञान मंच से हिंदी भाषा और हिंदी साहित्य से जुड़ी जानकारी आपको देने का प्रयास हमेशा रहता है, वह भी आसान भाषा शैली में। अगर आपने मेरा ये चैनल या इस चैनल से जुड़े वीडियो देखे होंगे तो आपको इस बात का पता चला होगा कि विशेषतः इस ज्ञान मंच से मैं जो जानकारी देती हूँ वह जानकारी शिवाजी विश्वविद्यालय से जुड़े हुए अध्ययन क्रम पर आधारित। आज इसी दृष्टि से पुनश्च मैं आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। वह इसलिए इस साल भाग 3 के हिंदी विषय के अंतर्गत यानी विशेष पेपर के अंतर्गत भाषा विज्ञान और हिंदी भाषा, इसके अंतर्गत एक नया टॉपिक रखा गया है या घटक रखा गया है जिसका नाम है व्यंजन का उच्चारण स्थान। स्वर और व्यंजन का उच्चारण स्थान देखने से पूर्व हमें स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं, यह समझ लेना आवश्यक है। इसलिए सबसे पहले देखते हैं व्यंजन की परिभाषा। अगर ये जानकारी आपको पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। देखते हैं स्वर और व्यंजन का उच्चारण स्थान से पूर्व उसकी परिभाषा। अब देखते हैं स्वर और व्यंजन की परिभाषाएं। परिभाषा की ओर आने से पूर्व हमें स्वर और व्यंजन की मूल स्थिति क्या है ये देखना जरूरी है। भाषा का मूल आधार ध्वनि है। ध्वनि भाषा की सबसे लघुत्तम इकाई है जो कर्ण गोचर के रूप में होती है। उसे दृष्टिगोचर बनाने के लिए ही लिपि का निर्माण हुआ है। कर्ण गोचर इसका मतलब केवल सुनना और दृष्टिगोचर इसका मतलब पढ़ने लायक वह होना, यानी पढ़ने के लिए योग्य बनना। लिपि इसके लिए निर्माण हुई है, पढ़ने के लिए। लिपि का मूलाधार क्या है? स्वर और व्यंजन। जो कर्णगोचर ध्वनियाँ थी वह दृष्टिगोचर बन गई, उसके लिए लिपि निर्माण हुई। और लिपि का मूलाधार क्या है? स्वर और व्यंजन। अतः ध्वनियों का सबसे प्रचलित और प्राचीन वर्गीकरण जो है वह हमें स्वर और व्यंजन के रूप में मिलता है। स्वर और व्यंजन को मिलाकर वर्ण कहा जाता है। आपने देखा है वर्णमाला में क्या है वर्गीकरण? स्वर और व्यंजन, उसे हम वर्ण कहते हैं। अतः वर्ण की परिभाषा हम इस प्रकार कर सकते हैं, यानी वर्ण को हम परिभाषित भी कर सकते हैं। मनुष्य की वाग्येंद्रियों द्वारा अभिव्यक्त ध्वनि की सबसे छोटी अर्थभेदक इकाई का व्यवस्थित और लिपिबद्ध रूप है क्या? वर्ण। हिंदी में 13 स्वर है और 39 व्यंजन है। इन वर्णों का विशिष्ट अवयवों से ही उच्चारण होता है। अर्थात वर्णों का उच्चारण जिन उच्चारण अवयव वाग्यंत्र से होता है वह विशिष्ट होता है, उसका विशिष्ट स्थान होता है। यही हमें देखना है। अर्थात स्वर और व्यंजन का उच्चारण स्थान ही हमें देखना है, परंतु स्वर क्या है, व्यंजन क्या है, इसकी परिभाषा देखना आवश्यक है। इसीलिए आज हम सबसे पहले इस वीडियो में स्वर और व्यंजन की परिभाषा देखेंगे और स्वर और व्यंजन किसे कहते हैं ये समझने का प्रयास करेंगे। पहले विद्वान हैं जिन्होंने स्वर की परिभाषा और व्यंजन की परिभाषा की, वह विद्वान हैं डायोनिसियस थैक्स। उन्होंने, यह पहले विद्वान हैं, स्वर और व्यंजन को सर्वप्रथम परिभाषित करने का श्रेय प्रथम यूनानी वैयाकरणकार डायोनिसियस थैक्स को जाता है। इनका समय ईस्वी सन पूर्व
दूसरी सदी रहा है। उन्होंने स्वर को इस प्रकार परिभाषित किया है। स्वर उन ध्वनियों को कहा जिनका उच्चारण बिना किसी अन्य ध्वनि के सहायता से किया जा सकता है, अर्थात बिना अन्य ध्वनि की सहायता से जिन ध्वनियों का उच्चारण होता है उसे हम क्या कहते हैं? स्वर। व्यंजन को वे इस प्रकार परिभाषित करते हैं। व्यंजन उन ध्वनियों को कहा जाता है जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता के बिना नहीं हो सकता, अर्थात स्वर उच्चारित करने के लिए अन्य ध्वनि की आवश्यकता नहीं लगती, लेकिन व्यंजनों को उच्चारित करने के लिए स्वरों की आवश्यकता लगती है, ऐसा डायोनिसस थ्रैक्स ने कहा है। अगली परिभाषा हमें ऋग्वेद में मिलती है। वह स्वर के बारे में उन्होंने परिभाषा की है। संस्कृत स्वर का सर्वप्रथम प्रयोग ऋग्वेद में मिलता है। वहाँ इसका अर्थ ध्वनि है, यानी स्वर यानी ध्वनि, केवल ध्वनि। यह शब्द श्रु धातु से बना है, जिसका अर्थ है ध्वनि करना, यानी स्वर यानी ध्वनि करना। तो ऐतरेय आरण्यक में हमें व्यंजन की परिभाषा मिलती है, यानी आगे चलकर यह स्वर जिस पर आघात हुआ, उस पर बलाघात हुआ, उसे सुर कहा गया और इसका अर्थ, इसका प्रथम प्रयोग हमें ऐतरेय आरण्यक में मिलता है। वह व्यंजन शब्द का संबंध अंज धातु से है, जिसका अर्थ है जो प्रकट हो। जो प्रकट होती उसे कहा जाता है व्यंजन। से ऐतरेय आरण्यक में हमें व्यंजन की परिभाषा मिलती है। आगे पतंजलि ने स्वर और व्यंजन की परिभाषा को व्यवस्थित करने का प्रयास किया। पतंजलि और थ्रैक्स शायद एक ही समय के वैयाकरणकार हैं। वह संस्कृत के प्रथम महाभाष्यकार है पतंजलि। उन्होंने इस प्रकार परिभाषित किया है, स्वयं राजन्ते स्वरा अन्वक भवति व्यंजनमति, अर्थात स्वर स्वतंत्र है और व्यंजन उन पर आधारित है। दूसरे शब्दों में इस प्रकार कह सकते हैं, स्वर उन ध्वनियों को कहते हैं जो स्वयं उच्चारित होते हैं। पहले हमने देखा है थ्रैक्स की परिभाषा में स्वर उच्चारित करने के लिए किसी अन्य ध्वनि की आवश्यकता नहीं होती, यानी स्वयं उच्चारित होती है। व्यंजन उन ध्वनियों को कहते हैं जो स्वर की सहायता से उच्चारित होते हैं, यानी व्यंजन स्वर के बगैर उच्चारित नहीं हो सकते। इस प्रकार ये पतंजलि ने परिभाषा की है। आगे अगले विद्वान हमें मिलते हैं देवेंद्रनाथ शर्मा। देवेंद्रनाथ शर्मा ने स्वर को इस प्रकार परिभाषित किया है, स्वर वे ध्वनियाँ हैं जिनका उच्चारण करते समय निश्वास में कहीं कोई अवरोध नहीं होता, यानी श्वास में हमें कोई बाधा नहीं आती जब हम स्वर उच्चारित करते समय। तो व्यंजन वे ध्वनियाँ हैं, वे उच्चारण करते समय निश्वास में कहीं न कहीं अवरोध होता है, यानी व्यंजन जब आप उच्चारित करते हैं, वह ध्वनियाँ उच्चारित करते हैं, तो आपके श्वास में कहीं न कहीं बाधाएं आती है। इस प्रकार देवेंद्रनाथ शर्मा ने स्वर की परिभाषा की है। ब्लैक और ट्रैगर आउटलाइंस ऑफ लिंग्विस्टिक एनालिसिस, इन्होंने केवल व्यंजन की परिभाषा की है। ब्लैक और ट्रैगर आउटलाइंस ऑफ लिंग्विस्टिक एनालिसिस के अनुसार व्यंजन वह ध्वनि है जिसके उच्चारण में फेफड़ों से आने वाली वायु स्वर तंत्र या मुख मार्ग में कई पूर्णतया रोकी जाती है और संकुचित मार्ग से निकलती है, या मुख विवर को स्वर सीमा से हटते हुए जिह्वा के एक या दोनों ओर से निकलती है और स्वर तंत्र के ऊपर वाले किसी वाक अवयव में कंपन पैदा करती है। इसका अर्थ है कि व्यंजन उच्चारित करते समय
वह व्यंजन ध्वनियाँ उच्चारित करते समय निश्वास में बाधाएं आती है। यह ब्लैक और टाइगर ने ये परिभाषा की है। ऊपर जितनी भी हमने परिभाषा देखी है उससे हमें यह पता चलता है कि स्वर स्वतंत्र है और व्यंजन उस पर आधारित है। लेकिन यह परिभाषा हमें परिपूर्ण नहीं लगती, क्योंकि इस संसार में अनेक ऐसी भाषाएं हैं जिसमें स्वर है ही नहीं। इसीलिए ये परिभाषा वहाँ लागू नहीं होती। बिना स्वर कभी भाषा उच्चारित होती है या वह स्वर नहीं है। इसीलिए भोलानाथ तिवारी ने स्वर और व्यंजन की जो परिभाषा दी है वह हमें समर्पक लगती है, परिपूर्ण लगती है। वही इस प्रकार प्रसिद्ध भाषा शास्त्री डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने स्वर को इस प्रकार परिभाषित किया है। स्वर वह घोष या कभी कभी अघोष ध्वनि है जिसके उच्चारण में हवा अबाध गति से मुख विवर से निकल जाती है। यानी स्वर उच्चारित करते वक्त जो ध्वनियाँ निकलती है वह ध्वनियों की हवा, उसमें कोई रुकावट नहीं आती, उसे हम स्वर कहते हैं। और डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने व्यंजन को इस प्रकार परिभाषित किया है। व्यंजन वह ध्वनि है जिसके उच्चारण में हवा अबाध गति से नहीं निकल पाती या उसे पूर्ण अवरुद्ध होकर आगे बढ़ना पड़ता है, या संकीर्ण मार्ग से घर्षण खाते हुए निकलना पड़ता है, या मध्य रेखा से हटकर एक या दोनों पातों से निकलना पड़ता है, या किसी भाग को कंपित करते हुए निकलना पड़ता है। इस प्रकार वायु मार्ग में पूर्ण या अपूर्ण अवरोध उपस्थित होता ही है। अर्थात व्यंजन ध्वनियाँ बाहर निकलते वक्त कोई ना कोई अवरोध होता ही है। इस प्रकार भोलानाथ तिवारी ने जो परिभाषा की है वह निश्वास पर आधारित है, या हमारे ध्वनि के कंपन पर आधारित है, और वह बाहर निकलते वक्त आने वाली हवा की गति पर आधारित है। स्वर में कोई बाधा नहीं होती और व्यंजन में बाधा होती है। ऐसे स्वर और व्यंजन जिसे हम वर्ण कहते हैं, और यह स्वर और व्यंजन की अपनी अपनी स्थिति है, अपना अपना स्थान है। स्वर की परिभाषा और व्यंजन की परिभाषा आपके समझ में आ गई होगी। स्वर एक स्वतंत्र ध्वनि होती है और व्यंजन उस पर आधारित होता है, और स्वर उसके उच्चारण में हवा अबाध गति से मुख से बाहर निकलती है, और व्यंजन में हवा अबाध गति से मुख से बाहर निकल नहीं सकती। यह स्वर व्यंजन की परिभाषा है। आपने ध्यान से सुना। धन्यवाद।